और भविष्य में आपके मेन स्ट्रीम स्पेस साइंटिस्ट ये कहते हैं कि उन्होंने स्पेस में किसी एलियन रेडियो सिग्नल को डिटेक्ट किया है, तो बेवकूफ़ ना बने, क्योंकि आप बचपन से दुनिया के एस्ट्रोनॉमर्स और स्पेस एजेंसीज के मुंह से ऐसी कई बकवास बातें सुनते आ रहे होंगे जहां वो कहते हैं कि पृथ्वी पर रहने वाले इंसान अभी अकेले हैं, हमारा सोलर सिस्टम अभी खाली है और हमारे आसपास दूसरी कोई एडवांस एलियन प्रजाति मौजूद नहीं है, क्योंकि अगर वो होती तो हम उनके द्वारा इस्तेमाल की जा रही टेक्नोलॉजीज़ के सिग्नल को स्पेस में रिकॉर्ड कर लेते। लेकिन शायद वो टेक्नोलॉजिकली एडवांस एलियन प्रजातियाँ पृथ्वी से दूर किसी दूसरे स्टार सिस्टम में मौजूद हो सकती है, जिसे वो ढूंढ सकते हैं और उन एलियन से कम्युनिकेट कर सकते हैं, जिसके लिए वो 1960s में सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस नाम का एक प्रोग्राम भी शुरू किए थे, जिसे वो शॉर्ट में सेती कहते हैं। उनका मानना है कि रेडियो फ्रिक्वेंसीज स्पेस में कम्युनिकेशन का एक अच्छा रास्ता है, क्योंकि रेडियो फ्रिक्वेंसीज स्पेस में डस्ट और गैस से बिना प्रभावित हुए बहुत दूर तक लाइट की स्पीड से जा सकती है, जिसे शायद पृथ्वी के बाहर के टेक्नोलॉजिकली एडवांस सिविलाइजेशंस भी यूज़ कर रहे होंगे एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए, जिसे ये लोग डिटेक्ट कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि ब्रह्मांड में हमारे अलावा कितने टेक्नोलॉजिकली एडवांस सिविलाइजेशंस मौजूद है और वो कहाँ पर है ना इंटेलिजेंट आइडिया। तो ये सब करने के लिए वो रेडियो टेलीस्कोप का यूज़ करते हैं, जो कि बहुत बड़े एंटीनाज होते हैं हाईली सेंसिटिव रिसीवर्स के साथ, जिससे वो स्पेस में अलग अलग स्टार सिस्टम की तरफ टारगेट कर अलग अलग रेडियो फ्रिक्वेंसीज के डाटा को रिकॉर्ड करते हैं और उनसे पृथ्वी के रेडियो सिग्नल्स और नेचुरल डिस्टर्बेंस को अलग कर उसमें आर्टिफिशियल एलियन सिग्नल्स की खोज करते रहते हैं। ये सब करते हुए उन्हें 1977 में एक वाव सिग्नल भी मिल गया था, जिसे ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी के बिग ईयर टेलीस्कोप ने सेजिटेरियस तारामंडल की तरफ रिकॉर्ड किया था, जो 1.42 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी रेंज में था, जिसको वो पॉसिबल एलियन कम्युनिकेशन का हिस्सा मानते थे। लेकिन बाद में इस एलियन सिग्नल को भी एस्ट्रोफिजिकल इवेंट यानी कोमेट और हाइड्रोजन क्लाउड से बना बता दिया गया था। अब रेडियो सिग्नल्स के पैटर्न से एलियन के अस्तित्व को जोड़कर वो ऑफिशियली तो कुछ नहीं बोलते हैं, पर इस तरह की रिसर्च के डाटा का इस्तेमाल कर वो ग्लोबल साइंटिफिक कम्युनिटी में कहते रहते हैं कि इंसानी प्रजाति पृथ्वी पर अभी अकेली है और हमारे आसपास कोई एडवांस इंटेलिजेंट एलियन लाइफ नहीं है। पर क्या हो अगर आपको पता लगे कि ये पूरा रिसर्च प्रोग्राम और इस तरह के अलोन इन यूनिवर्स वाले साइंटिस्टों के बयान एक तरह की माइंड प्रोग्रामिंग का हिस्सा है, जिसे तब शुरू किया गया था जब वो पर्दे के पीछे कई एडवांस एलियन रेसेस से डील कर चुके थे और उनकी टेक्नोलॉजीज और यूएफओस को अपने हाथों में पाकर रिवर्स इंजीनियर करने लगे थे। इस तरह रेडियो फ्रिक्वेंसीज के आधार पर स्पेस को स्कैन करना और कहना कि पृथ्वी के आसपास दूर दूर तक जीवन के कोई संकेत मौजूद नहीं है, ये एक बड़ी मूर्खता भरी बात है। क्या आपको लगता है कि कोई एडवांस इंटेलिजेंट एलियन रेस स्पेस में कम्युनिकेशन के लिए एक ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगी जो सॉलिड ऑब्जेक्ट और कॉस्मिक रेडिएशन से प्रभावित हो जाती है, जो स्पेस में दूरी तक जाने के साथ साथ फैलकर कमजोर होती जाती है, जिसे इंटरस्टेलर कम्युनिकेशन में ट्रांसमिट करने के लिए बहुत प्रिसाइज टारगेटिंग और हाई एनर्जी की जरूरत पड़ती है? और क्या कोई बुद्धिमान विकसित प्रजाति कम्युनिकेशन में एक ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगी जो वास्तविकता में एक हथियार है, जो हमारे शरीर को तरह तरह का नुकसान पहुंचाती है, यहाँ तक कि वो हमारा दिमाग, सोच और बिहेवियर को भी प्रभावित करती है? शायद नहीं, क्योंकि अगर उन ग्रहों पर रहने वाले एलियंस स्पेस ट्रेवल की काबिलियत रखते हैं तो पृथ्वी पर रहने वाले इंसानों की तरह इतने बेवकूफ़ तो होंगे नहीं कि वो कम्युनिकेशन के लिए रेडियो फ्रिक्वेंसीज का इस्तेमाल करेंगे, बल्कि वो एक ऐसे माध्यम का उपयोग करेंगे जो शरीर को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाता हो और बिना किसी चीज़ से टकराए और बिना किसी चीज़ से प्रभावित हुए बहुत दूरी तक तेजी से जा सकता हो, जैसे कि न्यूट्रिनो कम्युनिकेशन सिस्टम, जिसे स्पेस में घूमने वाली अधिकतर एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल रेसेस कम्युनिकेशन में यूज़ करती है। अब ये न्यूट्रिनो क्या है इसे ऐसे समझे, हमारे आसपास जो कुछ भी चीज़ें मौजूद है वो सभी एक तरह का मैटर है जो मॉलिक्यूल से मिलकर बना है, वो मॉलिक्यूल्स जो एटम से मिलकर बने हैं और वही एटम जो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन नाम के सब एटॉमिक पार्टिकल से बने हैं, और उन सब एटॉमिक पार्टिकल का जो मूल आधार है वो है फंडामेंटल और एलिमेंट्री पार्टिकल। ये एलिमेंट्री पार्टिकल एक तरह के इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट होते हैं जो किसी दूसरे पार्टिकल से मिलकर नहीं बनते हैं, बल्कि ये दूसरे पार्टिकल्स को बनाते हैं, जिसे उनके स्पिन और बिहेवियर के आधार पर बोसॉन्स और फर्मियंस नाम की कैटेगरीज में बांटा जाता है, जहां बोसॉन्स फोर्स कैरियर पार्टिकल्स होते हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और न्यूक्लियर फोर्स को लेकर चलते हैं, जिसमें फोटॉन्स, ग्लूऑन्स जैसे एलिमेंट्री पार्टिकल आते हैं। वहीं फर्मियंस एक तरह की मैटर पार्टिकल की कैटेगरी है जो फिजिकल मैटर को बनाते हैं, जिसमें क्वार्क पार्टिकल प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को बनाते हैं और लेप्टॉन्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रिनोस आते हैं।
ये न्यूट्रिनोस इलेक्ट्रॉन की तरह अपने अंदर कोई चार्ज नहीं रखते हैं और इनका मास भी ना के बराबर होता है, जो बहुत वीक इंटरेक्शन फोर्स लेकर चलते हैं। इस पूरी बात को आसान शब्दों में कहें तो न्यूट्रिनोस एक तरह के एलिमेंट्री पार्टिकल है जो पूरे ब्रह्मांड में हर तरफ फैले हुए हैं, जो स्टार्स, प्लैनेट्स और आपके शरीर के आर पार हर समय निकलते रहते हैं, बिना किसी को प्रभावित किए और बिना उनसे प्रभावित हुए। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ये न्यूट्रिनोस किसी से इंटरेक्ट नहीं करते हैं तो इनका इस्तेमाल किया कैसे जा सकता है? तो इसका जवाब ये है कि ये न्यूट्रिनोस ग्रेविटी वेव से कनेक्शन रखते हैं। वो ग्रेविटी वेव जिसे कम्युनिकेशन में एक कैरियर वेव की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर उन्हें किसी इन्फॉर्मेशन को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर न्यूट्रिनो कम्युनिकेशन से भेजना हो तो वो इन्फॉर्मेशन को होलोग्राफिकली कोड कर उस पर न्यूट्रिनोस को वाइब्रेट करते हैं और एक कैरियर ग्रेविटी वेव बनाते हैं जो ईथर से होती हुई बिना किसी रुकावट के रिसीवर एंड पर चली जाती है, जिसे उनके न्यूट्रिनो ग्रेविटी सेंसर पिक कर डिकोड कर देते हैं। इसी तरह वो इसे इंटरगैलेक्टिक कम्युनिकेशन में पोर्टल के साथ में इस्तेमाल करते हैं, जो उन्हें रियल टाइम में किसी भी इंफॉर्मेशन को एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी में भेजने में मदद करता है। तो वापस आते हैं न्यूट्रिनोस पर। हमारे भौतिक वैज्ञानिक न्यूट्रिनोस को घोस्ट पार्टिकल की तरह कंसीडर करते हैं, क्योंकि ये पार्टिकल भूतों की तरह ही बर्ताव करते हैं और आसानी से डिटेक्ट नहीं होते हैं, जिस वजह से उन्होंने इस पर रिसर्च करने के लिए अंटार्कटिका के साउथ पोल स्टेशन पर आइस क्यूब नाम की एक न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी भी बनाई हुई है, जो दुनिया का सबसे बड़ा न्यूट्रिनो टेलीस्कोप भी है, जिसका साइज 1 क्यूबिक किलोमीटर का बताया जाता है, जिसको लेकर उनका कहना है कि ये उन्होंने कॉस्मिक न्यूट्रिनोस पर स्टडी करने के लिए बनाया है। पर वास्तविकता में ये किस लिए बनाया है वो तो आप अब खुद से समझ सकते हैं। वैसे अंटार्कटिका के न्यूट्रिनो डिटेक्टर्स दुनिया में अकेले नहीं है। ये यूएस, रशिया, जापान, इटली, कनाडा में कई साल पहले बनाए जा चुके हैं और अब दूसरी कंट्रीज भी इस पर काम कर रही है। पर वो लोग इसकी टेक्नोलॉजी को लोगों के सामने लाएंगे या नहीं वो तो टाइम ही बताएगा। तो अब इस वीडियो के मेन पॉइंट पर आते हैं। स्पेस में रेडियो फ्रिक्वेंसीज जैसी आदिमानव टेक्नोलॉजी का यूज एलियंस नहीं करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये ना निकाले कि वो पृथ्वी पर इंसानों की टेक्नोलॉजी को पहचान कर उनसे कम्युनिकेट करने के लिए रेडियो फ्रिक्वेंसीज यूज नहीं कर सकते हैं। वो ये सब करते रहते हैं, पर ब्रह्मांड में किसी दूर स्टार और प्लेनेट को लेकर और भविष्य में आपके मेन स्ट्रीम स्पेस साइंटिस्ट ये कहते हैं कि उन्होंने स्पेस में किसी एलियन रेडियो सिग्नल को डिटेक्ट किया है, तो बेवकूफ़ ना बने। ये सब आपकी शैडो गवर्नमेंट का ही एक प्लान है। पृथ्वी पर इंसान अकेले नहीं रहते हैं, ना ही हमारा सोलर सिस्टम खाली है, बल्कि वो एलियंस के ट्रैफिक से भरा पड़ा है और हमारी अर्थ की मेजर गवर्नमेंट्स वर्ल्ड वॉर 2 से ही एलियन के डायरेक्ट संपर्क में है और ये पृथ्वी भी उनके द्वारा ही कंट्रोल की जाती है, एक प्रयोगशाला की तरह। आप पृथ्वी पर उनके यूएफओस की मौजूदगी हर रोज देख सकते हैं। कैसे, जानें अगली वीडियोस में।